हाय फ्रेंड्स, 69 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ऑर्डर आने के बाद भी शिक्षक भर्ती में बहुत सारी बाधाएं हैं। अगर कोई ये सोचता है कि कल को आपका ऑर्डर आ जाएगा और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, तो ये बात आप बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दें, क्योंकि एनसीबीसी ने जो स्टे लगाया हुआ है वो आराम से हटने वाला नहीं है। और सरकार की जो कार्यशीलता है वो आपको पता लग गया होगा कि 10 दिन का समय दिया गया था और वो 10 दिन का समय अब ख़त्म हो गया। इसके आपको पता है कि किसी भी आयोग का, या जैसे कि अब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो 38A के तहत उसको कुछ पावर्स मिली हुई हैं, जिसके तहत वो अगर उसने और कड़ा रुख अपनाया, कहीं ना कहीं ये एक विभाग की अवहेलना मानी जाएगी। क्योंकि जब कोई आयोग जो कि पिछड़े वर्ग के हितों को ध्यान में रखने के लिए बनाया गया है, यदि उस आयोग को बार बार ठेंगा दिखाया जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो कड़ा रुख और ज़्यादा कड़ा रुख अपना लेगा। भले ही आप और समय मांग लेते, 10 दिन के बाद आप ये कह देते कि हमें 10 दिन का समय और चाहिए, या हमें 5 दिन का समय और चाहिए, या हमें 2 दिन का समय और चाहिए, लेकिन वहाँ हाजिर ही ना होना अपने आप में ये चीज़ें गलत हैं। क्यों? क्योंकि एनसीबीसी आयोग इसके ऊपर सख्त होगा, और सख्त होगा तो आपको पता है ऑर्डर आने के बाद भी भर्ती में कुछ भी होने वाला नहीं है। उधर जैसे ही ऑर्डर आएगा, अब मेरे ख्याल से 4 से या 5 सितंबर को आपका ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर आने के तुरंत बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये होगी कि जिन अभ्यर्थियों का चयन सूची में नाम है, वो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपनी भर्ती को लेकर और ज़्यादा उत्सुक होंगे। उनका ध्यान अभी तो ऑर्डर पर है, और फिर उनका पूरा ध्यान एनसीबीसी पर होगा कि एनसीबीसी कब इस स्टे को हटाएगा, ताकि, क्योंकि फिर अभी तो ये है कि चलो ऑर्डर रिलीज़ नहीं हुआ इसलिए हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिला, लेकिन जब ऑर्डर आ जाएगा और उसके बाद नियुक्ति नहीं होगी तब प्रॉब्लम और क्रिएट। क्यों? एमआरसी वाला केस है, उधर ईडब्ल्यूएस वाला केस है, उधर ओवरलैपिंग को भी लेकर केस है, उधर संशोधन को लेकर केस है। बहुत लगभग 10 केस मैं आपको गिनवा दूं, 10 केस ऐसे हैं जो खुद जस्टिस यू ललित सर ने स्वयं कहा है कि इसमें जो याचिकाओं की बाढ़ आ रही है, अगर ऑर्डर आने से पहले कोई भी किसी ने भी केस फाइल किया तो मैं खारिज कर दूंगा। तो किसी जज का ये कहना अपने आप में इस बात को शो करता है कि उन्हें भी पता है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो ऑर्डर आने के बाद सुने जाएंगे, तो उन्होंने ऐसे आदेशों को स्वयं में ही रोक लिया है। वो बिल्कुल नहीं सुनाना चाहते इस समय। क्यों? क्योंकि उससे चयन सूची जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित होगी। और दूसरा, जैसे कि कोई भी मैटर है, जैसे कि मैं आपको बताऊं 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर, उस दिन उन्होंने केस को सुना, विनय पांडे को लेकर मेरे ख्याल से केस किया था विनय पांडे ने, तो उन केस को सुना, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं इस केस को ऑर्डर आने के बाद पिकअप करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि जज भी ये जानते हैं कि कौन कौन से केस ऐसे हैं जिनको बाद में सुनना है। तो अभी भर्ती की राह इतनी आसान नहीं है। हो सकता है कि सरकार फिर दोबारा से हड़बड़ी दिखाए और बिना मैटर को सुलझाए और सरकार भर्ती को लेकर आगे बढ़े। उधर ऋषभ मिश्रा के केस में 26 नंबर पर केस लगा हुआ था। मैं आपको एक एक करके दिखाई देता हूँ, क्योंकि बोलने में और सुनने में और देखने में बड़ा अंतर होता है। सबसे पहले देखो, ये है ऋषभ मिश्रा वाला केस। ऋषभ मिश्रा वाला केस था आपका 18वें नंबर पर लगा हुआ था केस था। 26 केस फ्रेश लिस्ट में लगे हुए थे, इसलिए इसका नंबर नहीं आया। आपको क्या लगता है कि ये केस जब चलेगा, पहले एक बार स्टे लगा चुके हैं ऋषभ मिश्रा कॉमन नंबर को लेकर, तो क्या ये मुद्दा दोबारा नहीं आएगा? अभी तो ये है कि ऑर्डर नहीं आया इसलिए रुका हुआ है, लेकिन ऑर्डर आएगा तुरंत तो ये एक पिटीशन फाइल करेंगे वहाँ पर, या फिर ये कहो कि एक तरीके से काउंटर एफिडेविट दाखिल करेंगे और ये कहेंगे कि महोदय, सरकार हड़बड़ी मचा रही है और सरकार ने आंसर की को लेकर कोई प्रत्यक्ष या सही जवाब नहीं दिया। सरकार इसी आंसर की पर भर्ती कर रही है। तो और जबकि उन्होंने क्या काम किया है कि जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे उसको लेकर उन्होंने आरटीआई दाखिल करी। आरटीआई में उन्होंने लोकसभा में, राज्यसभा में, और जो गवर्नमेंट लाइब्रेरियाँ हैं काफ़ी सारी, लगभग 5 जगह से उन्होंने उनका उत्तर हासिल किया है आरटीआई के माध्यम से। जब उनकी कॉपी वहाँ पर लगाई जाएगी कोर्ट में, तो आपको क्या लगता है कि जज उसको नहीं सुनेंगे? लोकसभा राज्यसभा के माध्यम से यदि किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाए कि हमें आरटीआई में ये उत्तर मिला है, तो जो आरटीआई में खुद लोकसभा और राज्यसभा से ये उत्तर आए हैं, तो वो उत्तर तो वैसे भी मान्य होंगे। तो
आप किसी भी मैटर को हल्के में ना लें। मैं ये नहीं कह रहा कि चयन जल्दी से नहीं होगा, मान लीजिए 1 महीना और लग जाए, लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रक्रिया आगे तब बढ़े जब मैटर सुलझ जाए। दूसरा पॉइंट, क्योंकि हम खुद जज बन जाते हैं तब गलत होता है। हम स्वयं में ही जज बन जाते हैं, हम स्वयं में ही वकील बन जाते हैं, अपना दिमाग चलाने लगते हैं। हमें लगता है कोई ये जो मैटर है इन्हें सरकार 1 दिन में निपटा देगी। सरकार जब इन्हें पिछले 6 महीने से 1.5 साल से नहीं निपटा पाई, तो सरकार इन्हें 2 दिन में या 10 दिन में कैसे निपटा देगी। दूसरा, लोहा सिंह का MRC वाला केस था, 26 नवंबर पर लगा हुआ है, फ्रेश केस की वजह से नहीं उठ पाया। इसकी भी डेट लगी हुई है। तो MRC को लेकर तो पूरा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ही खड़ा है वहाँ पे। तो सबसे बड़ा मैटर तो आज की डेट में यही है। इसके अलावा और बहुत सारे केस हैं जिसके बारे में मैं अभी फ़िलहाल चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको कई बार वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि कौन कौन से केस लगे हुए हैं। संशोधन में कुछ लोगों ये सोच रहे हैं संशोधन के माध्यम से अब हम दोबारा फॉर्म भरेंगे, जो हमारी गलती थी उन्हें सुधार लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, देखिए 4 तारीख की टेंटेटिव डेट है कोर्ट का आदेश आने की, तो अच्छा है अगर आदेश आया। उधर अर्चना चौहान भी केस जीत गई संशोधन को लेकर। इसमें लिखा हुआ भी था, मैं आपको समझवा दिखा देता हूँ। 4% जो आरक्षण है इसको, ये तो एक खैर मैटर सुलझ गया, लेकिन आपको बता दूँ जो लिस्ट थी, जो चयन सूची बनी थी, कहीं ना कहीं उसमें 3% का जिक्र है, लेकिन एक्चुअल में 4% का है। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि हमने 4% दिया है, और कुछ अभ्यर्थियों को लग रहा था कि उन्हें 3% दिया गया है। तो अभी ये इस पर भी पूरा विवाद बना हुआ है। ये भी विवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उधर BTC और विशिष्ट BTC वाले, देखिए इनका तर्क जरा हास्यास्पद चीज़ें हैं। लिखा हुआ है, हमें जिले आवंटित नहीं हुआ है। श्रीमान जी, सादर अवगत कराना है, ग्रामीण क्षेत्रों में खराब नेट कनेक्टिविटी के कारण, मूलभूत तकनीक सुविधाओं के अभाव के कारण हम अपने सभी डॉक्यूमेंट साइबर कैफ़े वाले को देकर चले आए थे, और रात में नेटवर्क सही होने पर अधिकांश फॉर्म कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा हमारी गैर मौजूदगी में भरे गए। जबकि उसमें लिखा हुआ है फॉर्म में कि आपको फॉर्म स्वयं भरना है, और स्वयं ही एक वहाँ पर टिक लगा हुआ था, कॉमा उस पर आपको टिक करना है जब वो फॉर्म आगे खुलेगा। और ये भी लिखा हुआ है कि आपके द्वारा पूर्ण, उसमें लिखा रहता है मैंने स्वयं ही फॉर्म को भरा है, और ये इसमें दाखिल कर रहे हैं कि हम साइबर कैफ़े वाले को दिया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जाकर कोर्ट का समय ख़राब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप समझिए कि आप रात में भरें, दिन में भरें, कोर्ट को उसको भर्ती बोर्ड को इससे कोई लेना देना नहीं है। भर्ती बोर्ड को सत्यता और असत्यता से है। जब आपने भरा ही नहीं, तो आपने उस कॉलम पर टिक कैसे कर दिया कि मेरे द्वारा सभी जांचे गए हैं, और कोई भी यदि त्रुटि होती है तो मुझे संशोधन का मौका ना दिया जाए, और कोई भी चीज़ें गलत भरने पर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे अभ्यर्थी वहाँ कोर्ट में जाकर अपना विशिष्ट BTC और BTC और शिक्षा मित्र और इस तरह की इन कॉलम्स को सही कराना चाहते हैं। तो ये चीज़ें स्वयं में ही हास्यास्पद है और विवादास्पद भी हैं। इसके अलावा अभी कोर्ट ने क्या किया, जो मैनेजमेंट कोटे से बच्चे भर्ती हुए थे 2001 के बाद, तो 2001 के बाद मैनेजमेंट कोटे से जो भी भर्ती हुई हैं लगभग 34,000 टीचरों को उस कोर्ट ने बाहर निकाल दिया, और बोला नई भर्ती निकलेगी, तुमको छूट दी जाएगी, लेकिन तुमको परीक्षा पास करनी पड़ेगी, वरना ऐसे सरकार का पैसा ऐसे तुम्हें सैलरी के रूप में नहीं मिलेगा, आपको ये परीक्षाएं पास करनी ही होंगी। तो कोर्ट ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि बिना टेस्ट पास किए, बिना एग्ज़ाम पास किए सरकार तुमको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, सरकार तुमको सैलरी नहीं देगी। और जज साहब ने तत्काल प्रभाव से, तो ये संजय सिंह की याचिका थी, मैं आपको दिखा दूँ संजय सिंह। तो संजय सिंह की ये पहले क्या करते थे मैनेजमेंट वाले, 2-2, 3-3 साल पढ़ा लिया फिर कोर्ट चले गए, और कहीं ना कहीं इसमें BSS जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है उनकी भी साठ-गांठ होती थी इनकी सैलरी रिलीज कराने में। 5-5, 6-6 साल पढ़ाने के बाद फिर ये उल्टा केस ठोकते थे कि महोदय विद्यालयों में वैकेंसी नहीं निकली हैं, आप हमें परमानेंट कर दें। और कोर्ट को कहीं ना कहीं ये लोग परमानेंट करने पड़ते थे कि जब भर्ती हो ही नहीं रही हैं, तो क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस भी, इनको परमानेंट क्यों ना किया जाए। लेकिन फ़िलहाल इस चीज़ पर सबसे अच्छी बात यह है TGT PGT की 34,500 वैकेंसी और आएंगी, लेकिन इससे पहले 34,500 से पहले 22,000 TGT PGT की भर्ती होगी, जो जिसके लिए फ़िलहाल सॉफ्टवेयर बन रहा है। लक्ष्मी देवी की याचिका पड़ी हुई थी, इस पर भी संशोधन का मौका है। संशोधन में माता का नाम, पिता का नाम, एड्रेस चेंज कर सकते हैं आप, ना कि अपने पूर्णांक।
पूर्णांक से मतलब यहाँ पर ये है कोई भी ऐसे अंक वहाँ पर, क्योंकि अंकों की मेरिट लगी है, अंकों को आप बदल नहीं सकते। आप अपने रोल नंबर तो चेंज कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आपने प्राप्तांक जो भर दिए हैं, जो आपने मार्क्स भरे हैं, जिन मार्क्स के आधार पर मेरिट लगी है, उस मेरिट के मार्क्स को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो चयन सूची में बदलाव करते हैं। और जज साहब ने निर्णय दिया है कि चयन सूची में परिवर्तन ना हो, ऐसे बदलावों को आप संशोधन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। तो ये क्लियर है। कुछ लोगों को लगता है कि अब 10वीं हाई स्कूल इंटर में गलत नंबर भरे, पहले चयन सूची में जगह पा गए, अब दोबारा से उनको काउंसलिंग के टाइम सही कर देंगे और नौकरी पा जाएंगे। तो ये 420 वाले खेल अब ख़त्म हो गए हैं। देखो, आवेदन में त्रुटि करने वालों को प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है, वो भी नियम के अनुसार। तो आप इसको समझिए इस चीज़ को। आवेदन के समय योग्यता ना रखने वाले को नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं साफ साफ। मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं इसको कई बार बोल चुका हूँ। सचिन पुरोहित इस केस को जीत कर आए थे। उधर LT ग्रेड में जिन अभ्यर्थियों को नौकरी मिल रही है LT ग्रेड में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सेकंड काउंसलिंग के लिए। जितनी भर्ती लेट हो रही है उतना ही फ़ायदा है सेकंड काउंसलिंग के स्टूडेंट के लिए। फ़ायदा इसलिए है क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं, चाहे वो LT ग्रेड में लगें, चाहे वो TGT PGT में लगें, जो भी अभ्यर्थी इधर उधर नौकरी पा रहे हैं, तो उससे सीधा फ़ायदा है 69,000 शिक्षक भर्ती के सेकंड काउंसलिंग को। क्योंकि अगर मान लीजिए 500 अभ्यर्थी भी कम हुए भर्ती लेट होने की वजह से, तो 500 अभ्यर्थियों की मेरिट और लगेगी नीचे, और जब मेरिट और लगेगी तो सीधी सी बात है वो मेरिट नीचे गिरेगी, और नीचे गिरेगी तो सेकंड काउंसलिंग को इससे फ़ायदा होगा। तो जो भर्ती लेट हो रही है इससे सेकंड काउंसलिंग को बेनिफिट है। क्योंकि LT ग्रेड में मान लीजिए आप अगर 1000-1500 बच्चे भी बाहर हो गए तो इतनी वैकेंसी वहाँ पर खाली रिक्त हो जाएंगी, क्योंकि वो नौकरी LT ग्रेड में पा जाएंगे। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे छात्र हैं जो चयन सूची में भी हैं और वो LT ग्रेड में TGT PGT में कहीं भी नंबर लाए हुए हैं, पुरानी भर्तियाँ रुकी हुई हैं, वो क्लियर हो रही हैं। तो इसको सीधा फ़ायदा है आपको, समझिए इस चीज़ को। वर्षा कुमारी भी केस जीत कर आई थी संशोधन को लेकर, लेकिन जज महोदय ने साफ साफ कह दिया कि आपको संशोधन का मौका तो दिया जाएगा, लेकिन चयन सूची प्रभावित ना करें आप। तब चयन सूची प्रभावित ना करें का मतलब ये है कि मार्क्स चेंज नहीं कर सकते आप। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, माता का नाम, पिता का नाम, एड्रेस चेंज कर सकते हो, लेकिन जो पूर्णांक हैं, जो प्राप्तांक हैं, उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश पुलिस में मेडिकल शुरू हो गए, ये मैंने आपको बता दिया था। TGT PGT के फॉर्म आपके 15 या 20 सितंबर तक आ जाएंगे। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिलेवार चयन सूची ही भर्ती का आधार है। कुछ अभ्यर्थी, जब लिस्ट बनी थी तो आपको पता हो तो मैंने जिलेवार लिस्ट बनाई थी, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे लिस्ट जो है वो स्टेट वाइज लगेगी। लेकिन ये कितनी बुरी बात है कि मैंने उनको बताया कि हमेशा भर्ती का जो आधार है वो जिलेवार रहा है। और यदि अब भी किसी की आंख ना खुली हो, ऑर्डर आने के बाद लिस्ट आ जाएगी, और आप देख लेना कि आपको जो नियुक्ति पत्र मिलेगा उस पर जो संबंधित ज़िला होगा जहां आपकी काउंसलिंग होगी, वो बेसिक शिक्षा अधिकारी और उस ज़िले का नाम होगा, ना कि आपको कोई भर्ती बोर्ड या आपको वो ज्वाइन लेटर देगा। ज्वाइनिंग आपको ज़िला ही देगा, और ज़िले के प्रत्येक ज़िले की मेरिट अलग अलग लगेगी, और उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया होगी। कुछों को लगता है कि पहले स्टेट वाइज लगती है, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज लगती है। तो ये इन चीज़ों को आप समझिए और फिर बात करिएगा। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।